Morning dear students, how are you? We hope all of you are fine. बेटा आज हम एक क्लास 11 फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मुश्किल, हर बच्चे को इस चैप्टर को पढ़ने में थोड़ा सा बेसिक या कंसेप्चुअल थोड़ा सा मुश्किल फील हो रहा होगा। ठीक है, हम बेटा जो नया चैप्टर है हमारा क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। और बेटा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ मास तो आपने हर जगह सुना होगा। जब आप 11th फिजिक्स में पढ़ रहे हो और आपने सेंटर ऑफ मास ना सुना हो, ये हो नहीं सकता, किसी के अंदर आएगा। बहुत सारे टॉपिक है, सिस्टम, सेंटर ऑफ मास, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, सब कुछ। ठीक है, तो बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग दिस चैनल। और बेटा आपको किस टॉपिक को समझने में मुश्किल आ रही है वो आप कमेंट सेक्शन में या हमें डायरेक्ट टेक्स्ट कर सकते हैं, जिससे हम उसी टॉपिक पर वीडियो बना सकें। आई होप आप सब एंजॉय कर रहे हैं, आप सब मौज में हैं, मस्त हैं। चलो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसको बेटा शॉर्ट फॉर्म में SOP बोल देते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ऐसे समझो इस बात को, हमारे पास कोई भी बॉडी है, कोई भी सिस्टम है, क्या है, कोई भी सिस्टम, ऑब्जेक्ट, बॉडी किससे मिलके बना हुआ है, ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मींस कोई भी सिस्टम है वो क्या है, कलेक्शंस ऑफ पार्टिकल्स। मतलब उसके अंदर बहुत सारे, ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट देयर, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब हम बेटा सिस्टम को दो टाइप में बना सकते हैं, जो हमारा पार्टिकल्स है उसके अकॉर्डिंग दो टाइप के सिस्टम पॉसिबल हैं। एक है ऑब्जेक्ट, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम, और एक है कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम। डिस्क्रीट, D फॉर डिस्क्रीट, C फॉर कॉन्टिन्यूअस। ऐसे समझो बेटा इस बात को, हमारे पास दो पॉइंट मास है, मान लो एक मास यहां पर M1 है, एक मास यहां पर M2 है। दो पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल का मास M1 M2 है। ये बेटा दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट, दोनों मासी या दोनों पार्टिकल। तो या आप ऐसे समझो, एक मास है, दूसरा मास यहां रखा हुआ है, तीसरा मास यहां रखा हुआ है, तो एक सिस्टम बन गया पार्टिकल्स का। तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल या डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम। अब बेटा कॉन्टिन्यूअस, जैसे आपके पास स्फीयर है, क्यूब है, ये सब क्या है, ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कॉन्टिन्यूअसली, एक पार्टिकल नेक्स्ट पार्टिकल नेक्स्ट पार्टिकल नेक्स्ट, मतलब इस टाइप के बहुत सारे पार्टिकल्स एक कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अंदर अब पहला ही टॉपिक आएगा बेटा, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ऐसे समझो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर का कुछ ना कुछ मास है। हम इस मार्कर के मास को क्या एक पॉइंट पर कंसीडर कर सकते हैं, क्या मैं इसको यहां कंसीडर कर सकता हूं? ऐसे समझो, ये एक मार्कर है, इस मार्कर का मास है और मैंने ये फोर्स लगा रखा है इसको रोकने के लिए। अगर मैं बेटा इतना ही फोर्स इसके सेंटर पे लगा दूं, अगर मैं इसको ऐसे रखना चाहूं तो ये शायद रुक जाएगा, ना रुके तो बेटा आप ट्राई कर लेना। ठीक है, ठीक है, रुक जाएगा, ऐसे समझ लो। तो जो इसका सेंटर है ये क्या है, सेंटर ऑफ मास। मतलब वो पॉइंट, कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक ऐसा पॉइंट जिसके अंदर, मतलब जिसके ऊपर हम पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं, उस पॉइंट का नाम क्या है, सेंटर ऑफ मास। अब अगर ये हमारा सिंपल है, मतलब अगर ये यूनिफॉर्म रोड है, मान लो ऐसे ही एक रोड है आपके पास L लेंथ की, और हर जगह पे मास सेम है, मतलब रोड का जो साइज है रोड का वो क्या है, सेम है। अब सेम साइज है तो बेटा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, L/2 सेंटर पे। वो हम डिस्कस करेंगे, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, क्या फिनोमिना है, कहाँ आएगा, वो सब डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम सेंटर ऑफ मास का एक ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास। अच्छा, एक मान लो जैसे अपने पास ये हथौड़ी रखी हुई है, ये हथौड़ी रखी हुई है, ठीक है, इसका बेटा सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा,
देखो इसके इस साइड मास कम है, इस साइड मास क्या है ज्यादा। मान लो इसकी लेंथ 10 मीटर है तो क्या 5 मीटर पे सेंटर ऑफ मास आएगा। आप यहां इसको रोकने की कोशिश करो तो क्या इसका सारा मास इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कहां कर सकते हैं? थोड़ा इस साइड, मतलब यहां लगाएं तो ये रुक जाएगा। मतलब आपको ऐसे करना है, ऐसे करने से जिस पॉइंट पे रुक जाए वही उसका क्या है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास बेटा किस पर डिपेंड कर रहा है? मास के ऊपर। मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसके ऊपर क्या डिपेंड कर रहा है? सेंटर ऑफ मास। अब देखिए कुछ एग्जांपल, जैसे ये हमारे पास मार्कर है, मैं इसको नीचे छोड़ दूं, आप इसको ऐसे करके उठा लोगे, उठा लोगे। अगर मैं ये कहूं आपको इस बोर्ड के साथ बिल्कुल लगे रहना है, इस बोर्ड के साथ चिपके रहना है, और फिर क्या आप इस मार्कर को उठा लोगे? नहीं उठा पाओगे। अब एक और एग्जांपल देखो, मैं ऐसे कहूं आप एक पांव आप ऊपर उठा लो, आप एक पांव उठा लोगे, उठ जाएगा। और आप 10 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट तक एक पांव ऊपर उठाए रखोगे। क्या आप ऐसे करके मतलब एक साइड आप बॉडी को यहां स्ट्रेट लाइन में, क्या अब आप एक पांव को 2 सेकंड तक भी उठा पाओगे? जैसे ही उठाओगे गिर जाओगे। इसको इसके साथ लगाए रखना है, जैसे ही पांव उठाओगे आप इस साइड गिर जाओगे। मीन्स हो क्या रहा है? मीन्स देखो क्या हुआ, जब हमने ऐसे एक पांव उठाया, हमारी जो बॉडी का सेंटर ऑफ मास है वो यहां बेटा नाभि में। जब हमने एक साइड हुआ तो हमारी बॉडी दूसरी साइड मूव कर गई सेंटर ऑफ मास को मेंटेन करने के लिए। जब हमने ऐसा किया तो अब हमारी बॉडी, पांव इस साइड हम उठा सकते थे, लेकिन उठाता कब? जब हमारी बॉडी दूसरी साइड शिफ्ट कर पाती। लेकिन यहां पर शिफ्ट उस साइड जाने की कोई जगह ही नहीं है। सेम इस केस में होगा। मीन सेंटर ऑफ मास का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे फिजिक्स के अंदर। ठीक है, अब हम ये समझेंगे बेटा सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे। कुछ हमारे पास कुछ कॉन्टिन्यूस बॉडी है, जैसे आपके पास स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, सेंटर कहां आएगा? सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आएगा। क्यूब है, सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? सेंटर पे आएगा। इस टाइप की कुछ बॉडीज हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बॉडीज हैं जिनका हमें सेंटर ऑफ मास नहीं पता कहां आएगा। तो वो स्टार्ट करने के लिए बेटा हम सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ते हैं, मास मूवमेंट। अगर बेटा आपने मास मूवमेंट को समझ लिया तो आपको सेंटर ऑफ मास समझ आ जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। अगर आपने सेंटर ऑफ, जो हम अभी टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मास मूवमेंट, ये टॉपिक आपने नहीं समझा तो बेटा आपको सेंटर ऑफ मास समझने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस होने वाली है। मास मूवमेंट देखो क्या क्या कहना चाहता है। ऐसे समझो जैसे हमारे पास फैन है, ये फैन की एक ताड़ी मान लेते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, और ये फैन ऐसे घूम रहा है, या मान लो एक व्हील है वो घूम रहा है। ठीक है, अब आप इसके ऊपर यहां सेंटर है, ये होगा बेटा सेंटर, यही है। इसके ऊपर आप कुछ पॉइंट मान लो, 1 2 3 4 5। अब अगर ये फैन या ये व्हील ऐसे घूम जाए, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी हमने पढ़ा है सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन के ऊपर एक बहुत बढ़िया लेक्चर बना रखा है बेटा, वो देखाना। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जब ये बेटा कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन कर लेगा तो एंगल क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई में टाइम। मान लो टी टाइम है एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में। अब ऐसे समझो ये था, एक रिवॉल्यूशन ये कंप्लीट करेगा तो वापस यही आएगा। अब एक बात बताओ बेटा, चाहे इसका ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, जब ये घूमेगा तो सब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर सेम टाइम पर वापस आएंगे। फैन घूम रहा है, मान लो ये फैन ऐसे घूम के वापस आ जाए, तो जो सेंटर के पास वाला पॉइंट है या सेंटर के सबसे ज्यादा दूर वाला पॉइंट है, दोनों घूम के सेम टाइम में आएंगे। तो टाइम क्या रहेगा? सेम। एंगल सेम है, तो एंगुलर वेलोसिटी बेटा 1 2 3 4 5 सबकी क्या रहेगी? बराबर। एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी? बराबर। अब एक बात बताओ, ये इस पॉइंट पे कोई पार्टिकल है, उसका मैं मान लेता हूं बेटा m1 मास है। दूसरा पॉइंट है उसका मान लेता हूं m2 मास है। तीसरा पॉइंट उस पर मान लेता हूं कोई पार्टिकल m3 मास का होगा। क्या बेटा इनकी वेलोसिटी सेम है? ध्यान से सोचो। इसको तो बेटा ये पाथ मूव करना है,
इसको ये पाथ मूव करना है, और 3 को ये पाथ, और 4 को ये पाथ। सब घूमेंगे सर्कुलर मोशन में। रोटेशनल मोशन में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सेंटर के अकॉर्डिंग एक सर्कल में घूम रहे हैं। तो जो कंपोजिट या इकट्ठा मोशन है उसको हम क्या बोल देते हैं? रोटेशनल मोशन। अब एक बात देखिए बेटा, ये मास m1 मास इसमें घूमना है, मान लो इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है, इसकी रेडियस r3, ठीक है। टाइम क्या रहना है? इसको भी घूम के मान लो 10 सेकंड में आना है, इसको भी घूम के 10 सेकंड में, 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड। तो लीनियर वेलोसिटी की मैं बात करूं v की, किस केस में कम होगी, ज्यादा होगी या बराबर होगी? सिंपल सोचो, इस केस में वेलोसिटी क्या होगी? कम, क्योंकि इसको बेटा छोटा सर्कल ट्रेस करना है, इसको बड़ा सर्कल ट्रेस करना है, टाइम सबका बराबर है। तो जिसको ज्यादा बड़ा सर्कल, जैसे मान लो अपने साइकिल के टायर है, एक तो साइकिल के टायर के सेंटर के पास वाला पॉइंट, और एक जो सबसे बाहर है, तो बाहर वाले को तो बेटा इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, पास वाले को इतना करना है। टाइम सेम हो तो ये तो आराम से चलेगा, तो काम चल जाएगा, इसको भाग के चलना पड़ेगा। मतलब वेलोसिटी v1 की कम होगी, v2 की ज्यादा होगी, v3, v4, v5। या आप इसको ऐसे समझ सकते हो, v इक्वल टू आर ओमेगा है, ओमेगा सेम है, r जिसका ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा। तो अब बेटा यहां से हमें क्या समझना है, क्या हर एक पार्टिकल का मूवमेंट सेम है? हर एक पार्टिकल क्या सेम वेलोसिटी से चल रहा है? नहीं चल रहा। तो हर एक पार्टिकल का मूवमेंट सेम नहीं है, मतलब हर एक मास का मूवमेंट सेम नहीं है। क्या है वो? मास मूवमेंट। कितना मूवमेंट है हर एक पार्टिकल का, वो क्या है? मास मूवमेंट। तो बेटा अब मुझे ये बताओ, मास मूवमेंट किस पर डिपेंड करेगा? अब एक बार सुन ध्यान दे, ये m1 है, m1 है, इसको आराम से चलना है, m2 को थोड़ा और तेज, m3 को थोड़ा और तेज। तो m1 के केस में बेटा रेडियस भी तो कम है, m2 के केस में रेडियस ज्यादा है, m3 के केस में रेडियस ज्यादा है। तो मैं ये कह दूं कोई मास है जो सेंटर के पास है उसका मूवमेंट कम है, जो सेंटर से दूर है उसका मूवमेंट ज्यादा है, मतलब रेडियस। तो मास मूवमेंट बेटा किस पर डिपेंड करेगा? रेडियस के ऊपर। आप फॉर्मूला लिख सकते हो, z से लिखते हैं बेटा m इंटू में r, ये है मास मूवमेंट, r पर डिपेंड करता है। और एक उसका खुद का मास का मूवमेंट, एक मास के ऊपर, और एक वो उससे कितना दूर है उस पॉइंट से, उसको हम क्या बोलते हैं? मास मूवमेंट। अच्छा, मास मूवमेंट बेटा देखने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए, इस पॉइंट का नाम क्या? रेफरेंस पॉइंट। तो मास मूवमेंट के लिए वी नीड ए रेफरेंस पॉइंट। तो बेटा हम जब भी मास मूवमेंट निकालना चाहेंगे हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। अब एक बात बताओ, अब r क्या है? इस मास की पोजीशन। अगर मैं r1 वेक्टर लिख दूं, r2 वेक्टर इस दूसरे मास की पोजीशन, तीसरा मास r3 या पोजीशन वेक्टर ऑफ थर्ड मास। तो बेटा यहां पर r क्या है? पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू या फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है। पोजीशन वेक्टर वेक्टर है, डायरेक्शन होगी, तो मास मूवमेंट भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन कहां होगी? रेफरेंस पॉइंट से मास की ओर। ऐसे ध्यान रखना है बेटा। हिंदी इंग्लिश डजंट मैटर ए लॉट। किसी को वहम है ना कि हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करती बेटा, मैटर करता है कंसेप्चुअल नॉलेज, कि आपको उसके बारे में कितना नॉलेज है। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। मास मूवमेंट में किसी को डाउट है? मास मूवमेंट है क्या? ये यहां से हमने सीखा, डिपेंड किस पर करता है? फॉर्मूला m इंटू आर, जो मास है और जो उसका रेफरेंस पॉइंट से उसका पोजीशन वेक्टर है, और है कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन बता दें। तो ये बेटा मास मूवमेंट। ये समझ आ गया तो ये मानो सेंटर ऑफ मास समझ आ गया, वो मेरा काम है समझाना आपको। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम बेटा सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। सेंटर ऑफ मास इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो आप जब पढ़ने बैठोगे तो सब कुछ समझ नहीं आएगा कि सेंटर ऑफ मास में न्यूमेरिकल निकल कैसे रहे हैं।
और यहाँ से आपको बस 5 मिनट में एक फॉर्मूला बना देंगे, फिर न्यूमेरिकल अपने स्टार्ट हो जाएंगे। चलो, अब हमने मास मूवमेंट पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं बेटा सेंटर ऑफ मास। ऐसे समझो, अभी हमने रफ गलत कर दिया उसको। ये मान लो ये कोई बॉडी है जो रोटेट कर रही है, सफेयर मान लो, ये एक सफेयर है गोला, रोटेट कर रहा है। रोटेट करेगा, एक पॉइंट यहां मान लें m1, तो ये बेटा उसका r1 वेक्टर। तो z कहाँ आ गया, इस डायरेक्शन में, क्योंकि जिस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर है उसी में मास मूवमेंट आएगा। एक मास बेटा यहां भी होगा m1, उसका कहाँ आएगा, r1 वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में। मीन्स कोई भी दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहां है, मान लो इसका ये मास मूवमेंट की डायरेक्शन, और एक पॉइंट यहां आएगा मास मूवमेंट की डायरेक्शन। अगर हमने सेंटर ऑफ मास, इस केस में हमारा कहाँ है, सफेयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, सेंटर पे। सेंटर पे है तो हर एक पॉइंट का मास मूवमेंट दूसरे इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट पर, आमने सामने के पॉइंट पर एक उसका इक्वल एंड अपोजिट मिलेगा जो कैंसल आउट कर देगा। तो मास मूवमेंट किस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के। तो मास मूवमेंट हमेशा क्या रहेगा, सम ऑफ मास मूवमेंट ऑलवेज इक्वल टू 0। तो सेंटर ऑफ मास एक वो पॉइंट है किसी भी बॉडी के अंदर जिसके लिए सम ऑफ ऑल मास मूवमेंट या सम ऑफ मास मूवमेंट ऑफ ऑल पार्टिकल विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि कोई ना कोई उसको कैंसिल कर रहा होगा। तो बेटा ये लाइन ध्यान रखनी है, ये सबसे की कंसेप्ट यही है, ठीक है। मास मूवमेंट का सम इक्वल टू 0, उस पॉइंट को हम, जिस पॉइंट पर ये होगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लियर है बेटा, सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसके लिए सम ऑफ ऑल मास मूवमेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये बात आपको समझ आ गई। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं बेटा। ऐसे समझो, ये एक मास m1 है, ये एक मास m2 है, दोनों को हमने r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। दोनों को r डिस्टेंस पे हमने रखा तो इनका बेटा कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास आएगा। अगर दोनों मास सेम है तो हमें ऑलरेडी पता है कि कहाँ आएगा, r/2 के ऊपर। लेकिन हम निकालना चाहते हैं कहाँ आएगा। ऐसा करते हैं, हम मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इस पॉइंट से x डिस्टेंस पर। तो ये डिस्टेंस क्या आएगी बेटा, r-x। क्लियर? अब ये अगर हमने सेंटर ऑफ मास कंसीडर करके चले हैं कि सेंटर ऑफ मास इतने x पर आएगा, इतने डिस्टेंस पर आएगा, तो सेंटर ऑफ मास के लिए मास मूवमेंट क्या कहता है, mi(xi) इक्वल टू 0। और i की वैल्यू कहां से कहां, 1 से n तक रहे, ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे, mi, हमारे पास मास कितने, 2। तो पहला मास की वजह से मास मूवमेंट कहां आएगा, रेफरेंस पॉइंट या सेंटर ऑफ मास से मास की तरफ। तो इसको बेटा मैं क्या लिख दूंगा, m1 मास, x क्या है, डिस्टेंस या पोजीशन। पोजीशन किस डायरेक्शन में है, माइनस, तो इसको क्या लिख दूंगा, -i। कोई भी बेटा पोजीशन वेक्टर है उसको हम कैसे लिखते हैं, 3i कैप, मतलब जो 3 है उसका मैग्नीट्यूड, यहां कितना है, x इनटू में उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल की, तो i कैप है कैसा, ये प्लस x, ये -x, तो -x प्लस दूसरा मास m2, डिस्टेंस r-x, डायरेक्शन i कैप इक्वल टू 0। इसको बेटा उस साइड ले जाओ, m1x i कैप, m2 r-x i कैप। दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम। तो m1x विल बी इक्वल टू m2r माइनस m2x, x को इस साइड ले आऊं, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू
m2r, अगर बेटा मेरे को x निकालना है तो m2r बाई में m1 प्लस m, तो ये है बेटा पोजीशन वेक्टर, वो सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला। जब भी हमारे पास दो मास गिवन हो तो m2r m1 प्लस m2। जैसे हमारे पास दो मासेज हैं 10 kg और बीच का डिस्टेंस बेटा 10 है। आपको पता है सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, 5 पे आएगा। सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, 5 पे, लेकिन हम निकालना चाह रहे हैं। निकालेंगे तो बेटा x क्या आएगा, मान लीजिए आपने x मान लिया तो x क्या आएगा, m2 कितना है 10। हमारे यहाँ दोनों मास बराबर है तो आप किसी को भी m1 m2 मान सकते हो। 10 इंटू में 10 बाई में 10 और 10 20, तो क्या आ गया 5। तो बेटा ऐसे सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब हम ये चीज बार बार नहीं करेंगे। आपको क्या ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को कैसे ध्यान रखना है। अगर आप ऐसे समझो, ये x हमने लिया तो ये x निकाला तो हमने मास कौन सा लिया, दूसरा। मतलब अगर हमें इसको x मानना है तो दूसरा मास लेंगे m2 मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बाई में m1 प्लस m2। तो ये बेटा चाहे आप ट्रिक कह लो चाहे आप फॉर्मूला कह लो, हमने तो फॉर्मूला बनाया है। अब इसको आप चाहे ट्रिक कहते रहो चाहे फॉर्मूला। कैसे, जैसे ये मान लो ये मास अगर 20 किलोग्राम तो आपको पता है सेंटर पे नहीं आता, मतलब 5 पर नहीं आता, तो हमें इसको x मानना है तो मास कौन सा लेंगे बेटा, दूसरा 20 इंटू में डिस्टेंस 10 बाई में 20 प्लस 10 20, तो क्या आ गया 20 बाई 3 क्या आएगा 6.66, मतलब ये यहाँ आएगा 6.66 और ये 3.434। बेटा ऐसे निकालना है सेंटर ऑफ मास जब भी दो मासेस का क्यू। ठीक है, कर लोगे, आई होप समझ आ रहा होगा। अब बेटा थोड़ा और आगे चलते हैं, सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट में ही थोड़ा और आगे की तरफ मूव करते हैं। और आगे की तरफ मूव करते हुए अब हम एक ये देखना चाहते हैं कि दो मास है तो हमारे पास फॉर्मूला है, अगर दो से ज्यादा मासेस है तो हम कैसे करेंगे। सेंटर ऑफ मास फॉर मल्टीपल मास सिस्टम, अगर हमारे पास मास दो से ज्यादा है कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे जी। ये मान लो ये बेटा हमारा पहला मास है m1, पहला मास है तो कोई उसकी पोजीशन होगी, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बेटा पोजीशन देखें तो ये क्या होएगा r1 वेक्टर। दूसरा मास यहां मान लो m2, इसकी भी बेटा कुछ ना कुछ पोजीशन आएगी r2 वेक्टर। तीसरा मास यहां मान लो ये क्या है बेटा r3 वेक्टर, मास m3। अब हम इन तीन की वजह से बेटा हम सेंटर ऑफ मास निकालना चाह रहे हैं कि कहां आएगा, ये हमारा टॉपिक है। अब बेटा इसको कैसे करें, अब आप बताओ m1 m2 m3 तो इनके कहीं आसपास ही आएगा। हम मान लेते हैं इनके बीच में यहां आ गया, ये क्या है इन तीनों का सेंटर ऑफ मास। इन तीनों का सेंटर ऑफ मास ये है तो वो यहां से कितना दूर है, हम मान लेते हैं उसका पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर। ठीक है, अब बेटा अब वही आ जाओ वापिस सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन पर। सेंटर ऑफ मास हमें क्या कहता है, एक सेकंड में चेक कर लेते हैं। सेंटर ऑफ मास बेटा हमें क्या कहता है, सेंटर ऑफ मास हमें ये चीज बताता है कि मास मूवमेंट सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, जीरो। मतलब सम ऑफ मास मूवमेंट्स विल बी इक्वल टू जीरो फॉर सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास के लिए ऐसा कुछ होगा। अब बेटा सेंटर ऑफ मास हमारा ये है, इससे अगर मैं पहले का वेक्टर ड्रॉ मतलब इसके अकॉर्डिंग पहले की पोजीशन देखूं तो उसको मैं r1 डैश मान लेता हूं। ठीक है, दूसरे की पोजीशन इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, सॉरी ये पोजीशन बेटा क्या हो जाएगी r2 डैश वेक्टर, ये क्या हो जाएगी r3 डैश वेक्टर। क्लियर, जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखना है रेफरेंस पॉइंट, यहाँ सेंटर ऑफ मास रेफरेंस पॉइंट है तो हमें मास मूवमेंट की डायरेक्शन रेफरेंस पॉइंट से या सेंटर ऑफ मास से ड्रॉ करनी, तो सेंटर ऑफ मास बेटा यहाँ है। तो हमने तीनों के पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिए। अब तीनों के पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिए, सम कर दो। सम क्या आएगा बेटा m1 r1
डैश, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमने इसको माना है तो इसके अकॉर्डिंग इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r1 डैश, m2 r2 डैश, m3 r3 डैश इक्वल टू 0। अब इसको देखो ध्यान से, एक बार पहला देखते हैं r1 डैश। ये बेटा हमारी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी काइनेमेटिक्स में। क्या कहता था, ये कहता था कि दो वेक्टर, ट्रायंगल की दो साइड को अगर हम दो वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर दें सेम ऑर्डर में, तो उनका रिजल्टेंट या उनका सम क्या आएगा, तीसरा वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में। तो बेटा सेम ऑर्डर कौन कौन है, आर वेक्टर प्लस r1 डैश वेक्टर, रिजल्टेंट क्या आएगा, r1 वेक्टर। तो यहां से बेटा r1 डैश क्या आ गया, r1 वेक्टर माइनस r वेक्टर। तो आप यहां लिख दो m r1 वेक्टर माइनस r वेक्टर। सिमिलरली सेकंड का करोगे, तो बेटा ये ट्रायंगल लेने आपको, ये दोनों सेम ऑर्डर में, r प्लस r2 डैश इक्वल टू r2। तो r2 डैश क्या आएगा, r2 माइनस r1, r2 वेक्टर माइनस r1। जैसे बेटा हमने ऐसे किया है वैसे ही आप उसका भी कर सकते हो। सिमिलरली तीसरे का r3 वेक्टर माइनस r3 वेक्टर माइनस r वेक्टर इक्वल टू 0। अब बेटा अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ क्या आएगा, m1 r1 m2 r2 वेक्टर m3 r3 वेक्टर इक्वल टू माइनस m1 r माइनस m2 r माइनस m3 r। r कॉमन ले लें तो क्या आएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3, इस साइड रखते माइनस आता, हम उस साइड ले गए प्लस आ गए। तो यहां से बेटा r वेक्टर क्या आया, m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर, m3 r3 वेक्टर बाई में m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये है बेटा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। सेंटर ऑफ मास यहां से किस पॉइंट पर आएगा, इस पॉइंट पर आएगा। अब आप यहां से x कंपोनेंट निकाल सकते हो, क्योंकि r वेक्टर क्या होता है, यहां आप r वेक्टर को ऐसे लिख लो, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, मतलब आप r के भी 3 कंपोनेंट कर सकते हो, x y z। तो अगर मैं x देखूं तो बेटा क्या आएगा, m1 x1 m2 x2 m3 x3 बाई में m1 प्लस m2 प्लस m3। सिमिलरली आप सेंटर ऑफ मास x कोऑर्डिनेट निकाल लिया, y निकाल लोगे, z निकाल लो। तो ये है बेटा, जब दो से ज्यादा चार्जेज हों तो सेंटर ऑफ मास इस तरीके से निकाला जाएगा। ठीक है, आपकी बुक में ये डेरिवेशन 3-4 पेज का है, वो नहीं करना, हमें सिर्फ ये समझना कि है क्या। डेरिवेशन चाहे कैसे भी कर लो, हमारा कंसेप्ट ये रहेगा कि हमें इससे न्यूमेरिकल कैसे करना है। तो न्यूमेरिकल में ये यूज होगा बेटा, ये इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख देंगे RCM MIRI, जितने भी मासेज प्रेजेंट है, डिवाइड में सम ऑफ मासेज। बस ये मान लो I इक्वल टू 1 to n है, तो ये भी I इक्वल टू 1 से n हो जाएगा। तो ये बेटा सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला। अब एक बात बताओ, सेंटर ऑफ मास आ गया हमारा, मान लिया सेंटर ऑफ मास आ गया। अब अगर हमारी तो ये सब मूव कर रहे हैं, m1 m2 m3 मूव कर रहे हैं, क्योंकि रोटेशनल मोशन हम पढ़ेंगे तो उसमें मूव भी करेंगे, ट्रांसलेशन मोशन होगा तो उसमें भी मूव करेंगे। अगर ये ट्रांसलेशन मोशन में मूव करें तो क्या r1 r2 r3 ये टाइम के साथ में चेंज होते जाएंगे। r1 टाइम के साथ में चेंज होगा तो क्या होगा, dr1 बाई dt, इसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी पहले की, इसका करेंगे वेलोसिटी दूसरे की, इसका करेंगे वेलोसिटी तीसरे की। अगर बेटा मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या आ जाएगा, dr सेंटर ऑफ मास बाई dr, मतलब v ऑफ सेंटर ऑफ मास। नीचे वाला बेटा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या है, मासेज क्या रहेंगे, कांस्टेंट। फिर m1 dr1 बाई dt v1, m1 v1 m2 v2 m3 v3। तो हम v को ऐसे लिख सकते हैं
v सेंटर ऑफ मास को MI/VI बाई में MI का सम। ये हो गया बेटा वेलोसिटी निकालने का कि सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हमें कुछ नहीं करना, बस उनकी वैल्यूज पुट करनी है। अगर एक्सेलरेशन पूछे तो इसका एक बार और कर दो, एक्सेलरेशन करेंगे तो क्या आएगा m1 a1 m2 a2 आगे चलता रहेगा, m1 प्लस m2 आगे चलता है, या आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दो MI AI बाई में मासेज ऑफ I। तो ये है बेटा सेंटर ऑफ मासेज। अब आपको क्या करना है, जो आज हमने सीखा उसके अकॉर्डिंग आपको एक न्यूमेरिकल ट्राई करना है। न्यूमेरिकल मैं यहां लिख दे रहा हूं। मान लो ऐसा कोई सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहां पर हमारा मास है 10 kg और यहां पर एक और मास हमने रख दिया 20 kg, और बेटा इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट गिवन है 4 और 3। तो आपसे या तो ये पूछेगा सेंटर ऑफ मास से कितनी दूर है, मतलब r आप निकाल दोगे, या आपसे ये पूछेगा इस पॉइंट का ये अगर सेंटर ऑफ मास आता है तो इसके x और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो आप बेटा इसको दो तरीकों से सोल्व कर सकते हो। एक यहाँ पे दो मासीज हैं, दो मासीज वाले तरीके से भी सोल्व कर सकते हो और यहाँ से भी सोल्व। तो आप बेटा ये ट्राई करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। बेटा देखो आपको जो देखो सब है ना अच्छा ही नहीं कहनी है, ये भी बताना है कि हम और क्या इंप्रूव कर सकते हैं ऑनलाइन लेक्चर्स में। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी ग्रेट, ये तो बेटा चलता ही रहेगा। आपको ये भी बताना है जो आपको कमी लग रही है उसको भी हम कैसे इंप्रूव करें। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।